नमस्कार मित्रों, आज हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हिमालय का विकास कैसे कैसे हुआ है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को किस किस में बांटा गया है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति या निर्माण इसका कैसे हुआ है। तो इधर देखेंगे, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी, पहले ये है पृथ्वी। प्रारंभिक चरणों में पृथ्वी ऐसी थी और इस पर कोई महाद्वीप या महासागर इतने नहीं थे, केवल एक ही महाद्वीप के रूप में था, जिसको हमने क्या कहा है, ये बीच में क्या था, महाद्वीप के रूप में केवल एक ही ग्रेट महाद्वीप के रूप में था, जिसको हमने क्या कहा था, पेंजिया। ये पेंजिया है। और ये जो जल वाला एरिया है, बड़ा महासागर, इसको क्या कहते थे, तो पैंथालासा। पैंथालासा। तो पहले ये जो 5 महासागर या 7 महाद्वीप नहीं थे, केवल इतना ही था। महाद्वीप की जगह पर एक ही महाद्वीप था बड़ा, जिसको हम पेंजिया कहते थे। ये स्थलखंड वाला एरिया है और जल स्थल वाला एरिया, इसको हम पैंथालासा कहते थे। अब इसमें आगे चल के क्या हुआ कि इसमें विभाजन या विखंडन होने की वजह से इसमें महाद्वीपों का विकास हुआ। यहाँ पर इसमें महाद्वीपों और महासागरों का विकास हुआ। ऐसे देखोगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, नीचे ये क्या बना है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ यूरोप प्लस एशिया बना है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यहाँ पर ऐसे क्या है, विभाजन हुआ था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो भारत कभी यहाँ पर हुआ करता था पहले। भारत वर्तमान में जो अभी देखते हैं हम एशिया का पार्ट, पहले यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। तो अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे कहीं पे भारत था। अब ये भारत जो है उत्तर की ओर खिसकने लगा, ऐसे इस प्रकार से उत्तर की ओर खिसकते खिसकते यहाँ पर था तैथिस सागर। इसको कहते हैं क्या, तैथिस सागर। ये तैथिस सागर है। तैथिस सागर की ओर भारत ऐसे चल रहा था और इधर से पहले कभी नदियाँ रही होंगी जो ऊपर से आती हैं यूरेशिया महाद्वीप की, और इसकी भी नदियाँ रहेंगी। तो इनका मलबा तैथिस सागर में था। तैथिस सागर, ये भारत जो है आगे की ओर चलता गया, ऐसे चलता गया, फिर इसमें जा कर के टकराया। अब यहाँ पर 2 प्लेटों का टकराव हुआ है, 2 प्लेटों का टकराव हुआ है इस प्रकार से। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पर इंडियन प्लेट आ रही है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पर जा कर के टकराई है इस जगह पर, और यहीं पर क्या हुआ है, हिमालय का विकास हुआ है। हिमालय का विकास हुआ है। एक बार और फिर से समझ लीजिए, 2 प्लेटें टकराई हैं, एक तरफ है यूरेशियन प्लेट, एक तरफ है इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट यानी ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट इधर ये टकराने की वजह से ये जो है इंडियन प्लेट भारी है इसकी अपेक्षा, यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा। तो यहाँ भारी होने की वजह से इसने इसको इसके अंदर धंस गई है। अंदर धंसने की वजह से इंडियन प्लेट यहाँ पर क्या बना दिया इसने, हिमालय का विकास किया है इसने, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तृतीयक काल में हुआ है। तृतीयक काल में तो हिमालय का जो विभाजन किया गया है, पहले है क्या, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बत हिमालय, तैथिस हिमालय इसको कहते हैं। फिर है दूसरा बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल हिमालय। चौथा है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, और लास्ट है उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इनका विभाजन कैसे कैसे हुआ है, तो पहले इसको फोटो में देखते हैं। ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय की सबसे पहली श्रृंखला कौन सी है, कराकोरम, फिर ये लद्दाख, फिर ये जास्कर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये 3 श्रेणियाँ इधर भारत में और एक कैलाश श्रेणी तिब्बत वाले एरिया में, ये चारों मिलकर क्या बनाती हैं, ट्रांस हिमालय। क्या है ये, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, अब यहाँ से ऐसे चलोगे इधर से ये वाला लद्दाख में नमचा बरवा से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के लद्दाख में नंगा पर्वत, यहाँ पे है नंगा पर्वत, लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक, यहाँ है नमचा बरवा तक।
लमचा चोटी है या नंगा पर्वत चोटी लद्दाख में। तो यहाँ पर क्या है, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इसको हिमाद्री या बृहद हिमालय क्यों कहते हैं, हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर बर्फ़ जमी रहने की वजह से इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री। और बड़ा इसलिए क्योंकि बड़ा है, ग्रेट हिमालय है, तो यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद में आओगे तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय यहाँ से ऐसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, यहाँ से फिर ऐसे आगे, तो ये कौन सा है, मध्य हिमालय। फिर आगे चलोगे तो ये वाला मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय, ये क्या है, शिवालिक हिमालय, ऐसे इधर से ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय, सॉरी शिवालिक से पहले निम्न या मध्य हिमालय आ जाता है, नीचे की तरफ मध्य हिमालय है। तो इस प्रकार से इस हिमालय का विभाजन हुआ है। तो यहाँ भी देखोगे तो इधर इसी वाले पार्ट को हमने यहाँ समझाया कि ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार या भारत में इधर तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से फिर ये वाला कौन सा हिमालय बताया हमने, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। फिर ये कौन सा बताया है, महान हिमालय। ये कौन सा है, मध्य हिमालय। ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये है शिवालिक हिमालय के बाद में उत्तर भारत का नदी मैदान, उत्तर भारत का नदी मैदान, फिर ये मैदानी भाग है हमारे भारत का। तो इधर से क्वेश्चन में आता है कि भारत के दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा हिमालय पड़ेगा तो पहले पड़ेगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है ये शिवालिक हिमालय। और सबसे प्राचीन कौन सी है, बृहद हिमालय। सबसे नवीन कौन सी है, शिवालिक हिमालय। तो चलिए और आगे बात करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति क्वेश्चन में आए, हिमालय की उत्पत्ति तो क्या बताना है, टेथिस भूसन्नति के द्वारा। टेथिस भूसन्नति के द्वारा हुई है, टेथिस भूसन्नति के द्वारा हुई है, टेथिस। इसका निर्माण, हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो तृतीयक काल में हुआ है, तृतीयक काल में हुआ है। हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो ये एक नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो नवीन वलित श्रृंखलाओं में क्वेश्चन में आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो एक तो हिमालय बताना है, हिमालय के बाद में और कौन सी है, एक एंडीज, फिर रॉकीज, आल्पस। तो ये क्या है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, रॉकी, एंडीज और आल्पस। अब इसके बाद में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी पूछी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो भी क्या बतानी है, हिमालय, हिमालय बतानी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो हिमालय नहीं बताना है, तो कौन सी बतानी है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये लगभग 7200 किलोमीटर ही है। उसके बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट रॉकीज, रॉकीज, एंडीज के बाद में रॉकीज, तो ये लगभग कितनी है, 4800 किलोमीटर है। तीसरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय, तो ये कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर है। और चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, चौथी की बात करी जाए, दिखाई दे रहा है आपको, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। चौथी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है,
तो वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये है 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय। अब यहाँ हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर लिखाया है मैंने, लेकिन ये हिमालय जो इसका विस्तार है वो जैसे इधर तो है उत्तर की तरफ और नॉर्थ ईस्ट में इधर ऐसे मुड़ जाता है। तो यहाँ से ऐसे बात करें तो 2500 किलोमीटर है, और अगर इसकी टोटल बात करें तो 3800 किलोमीटर पड़ती है। अगर इसकी यहाँ भी मिला लिया जाए तो 3800 किलोमीटर पड़ता है लगभग हिमालय, क्योंकि यहाँ से आगे भी चला जाता है। अंडमान एवं निकोबार भी इसी का विस्तार में हुआ है, अराकानियोमा जैसे कहते हैं। तो कितना है कुल मिला के 3800 किलोमीटर पड़ता है हिमालय, और वैसे 2500 किलोमीटर है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3700 किलोमीटर पड़ता है, यानी विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पड़ती है। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आपको सबको पता होगा, तो वो है माउंट एवरेस्ट। कितनी है? 8848 या 50 मीटर, 8848 या 50 मीटर। ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बता देना है कि ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय से या तैथिस हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है ITSZ। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या तैथिस हिमालय को वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है ITSZ। इसको कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। फिर है ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय या निम्न हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहीं से झेलम नदी निकलती है इन दोनों के बीच में। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय या निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय को वृहद हिमालय या महान हिमालय से या हिमाद्री से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य हिमालय को बाह्य या शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाह्य हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या HFF। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल के हैं, इनको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला यदि नहीं होती तो भारत पर या इसकी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। जैसे मैं ये बताऊं कि ये हिमालय है, ठीक है। यहाँ अगर हिमालय की पर्वत श्रृंखला ऐसे यदि नहीं होती तो क्या होता। हिमालय की पहले ये समझ लेते हैं हिमालय में ऊंचाई के साथ क्या क्या परिवर्तन आते। हिमालय में ऊंचाई के साथ परिवर्तन, तो पहला क्या आ सकता था? वनस्पति में परिवर्तन, वनस्पति में परिवर्तन आता। तो पहले वनस्पति में परिवर्तन आता है। अगर ऊंचाई के साथ में क्या आता है? वनस्पति में परिवर्तन। नीचे की तरफ अच्छे पेड़ होते हैं, ऊपर की तरफ बर्फ पर चलोगे तो थोड़े से कमज़ोर पेड़ होते हैं। फिर क्या आता है? जैव विविधता में कमी आती, जैव विविधता में कमी आती, जैव विविधता में कमी आती है। और क्या आता है? तापमान में कमी आती है। ऊंचाई पे चलोगे तो तापमान में कमी आएगी। हिमालय में बर्फ़ क्यों जमी रहती है? क्योंकि नीचे की तरफ चलोगे, हमारी तरफ आओगे, नीचे की तरफ समतल एरिया की तरफ चलोगे तो तापमान ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। और हिमालय पर ऊंचाई पर चलोगे तो तापमान बढ़ेगा। जैसे ऐसे मानो अगर सतह से हम 165 मीटर ऊंचा चलते हैं, ऊंचाई की ओर चलते हैं, पृथ्वी की सतह से हम 165 मीटर ऊंचाई चलते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी आती है। यदि हम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए
तो तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हिमालय तो बहुत ऊंचा है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो लगभग 850 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। 8.5 किलोमीटर, सॉरी 8.5 किलोमीटर, यानी 8,848 या 50 मीटर, तो लगभग 8.5 किलोमीटर पड़ गई। तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी। और क्या परिवर्तन आता? वर्षा में परिवर्तन होता, वर्षा में परिवर्तन आता, ठीक है। और क्या आता? मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तो मिट्टी का अनुपजाऊ होना, मिट्टी अनुपजाऊ होती क्योंकि पहाड़ों पर तो मिट्टी उपजाऊ इतनी होती नहीं है, जबकि समतलीय एरिया में मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है। तो पत्थरों पर या पहाड़ों पर मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्या आता? हवा का हल्का होना, ये क्या आते? इनमें परिवर्तन आते ऊंचाई के साथ। हिमालय में ऊंचाई के साथ में क्या आते हैं? परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता था। अब क्वेश्चन है कि ये तो ऊंचाई के साथ में है, अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला ही नहीं होती, अगर हिमालय बना ही नहीं होता तो क्या क्या हो सकता था? यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला ही नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता भारत पर? तो भारत पर जो प्रभाव पड़ता, तो पहले तो पड़ता क्या कि भारत का अधिकांश भाग, भारत का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव करता, क्योंकि आप देखोगे हिमालय से आगे चलोगे तो क्या है, साइबेरिया का भाग पड़ता है कहाँ? रूस के क्षेत्र में। तो उसको साइबेरिया से आने वाली, क्योंकि हवाएं ठंडे से गर्म की ओर चलती हैं, तो ये सीधे आती। हमारा भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा पर एक बार तो सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, तो तापमान ज़्यादा होता है, तो ठंडे से हवाएं गर्म की ओर चलती हैं। तो सीधी ऐसे आ रही होती हवाएं, ऐसे इस प्रकार से आ रही होती, तो इससे अगर ये नहीं होता तो सीधी हवाएं शीतलहर हमारे भारत में आती। और क्या प्रभाव पड़ता? अगर ये नहीं होता तो गंगा, यमुना या सिंधु, तो सिंधु और गंगा का मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। देखिए समझिए एक बार फिर से, अगर ये हिमालय पर्वत ही नहीं होता तो यहाँ पे सिंधु गंगा नदियाँ, इधर से ये सिंधु नदी है, ये गंगा नदी है, ये इनका बहाव होता ही नहीं, क्योंकि हिमालय नहीं होता तो नदियाँ बहती नहीं, नदियाँ नहीं बहती तो जलोढ़ मृदा का विकास नहीं होता, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए तलछटों से ही मिट्टी का विकास हुआ है, तो मिट्टी का विकास नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि सिंधु गंगा का मैदान पर इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, और मानसून का प्रतिरूप भी भिन्न होता। मानसून का प्रतिरूप भी भिन्न होता। अगर ये हिमालय नहीं होता तो मानसून का प्रतिरूप भी भिन्न होता। ये मानसून वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो आज के लिए हाँ थोड़ा सा और है जो क्वेश्चन में आता है, रह गया है कि बृहद हिमालय की उत्पत्ति या विकास ओलिगोसीन युग में हुआ है 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। मध्य हिमालय का विकास मायोसीन युग में हुआ है, कब हुआ है? 14 मिलियन वर्ष पूर्व। और शिवालिक हिमालय का विकास कब हुआ है? प्लायोसीन या सीनोजोइक युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो सबसे प्राचीन इनमें क्वेश्चन में आता है कि सबसे नवीन कौन सा है, तो शिवालिक लगाना है सबसे नवीन, और सबसे प्राचीन कौन सा है, तो बृहद हिमालय आंसर में लगाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल देखेंगे क्या हम ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय दोनों को शायद एक साथ में ले लें या अलग अलग वीडियो मिल सकती हैं, तो इनको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।